अस्सलाम वालेकुम। आज हमने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखना है। तो आज हम वो टर्म्स देखेंगे जो कि इसके हवाले से हर जगह इस्तेमाल होती हैं और ये हम केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रही हैं। एक अहम बात, और सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और बाकी कार्नोट साइकिल और प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ और उसका वर्क, वो सारे उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अच्छा, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स तो नाम से ज़ाहिर हो रहा है, थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन, हीट इन मोशन। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जो कि इंटरकन्वर्जन के साथ डील करती है, यानी कि हीट को वर्क में बदल रही हैं, वर्क को हीट में बदल रही हैं, और एनर्जीज़ की कन्वर्जन के साथ भी डील करती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदली, ये इसमें बदला। तो एक्सपेरिमेंटल साइंस जो कि हीट वर्क और एनर्जीज़ की कन्वर्जन से डील करे और बेसिकली फ्लो है हीट का। तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पे देखती हैं, और स्टैटिस्टिकल यानी कि इसमें स्टैट्स में बहुत छोटे लेवल पे आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाते हैं। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है कि ये सेंट्रल लॉजिकल डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन हम कहते हैं सब्जेक्ट को, लॉजिकल जिसमें आप रीज़न दे सको, और सेंट्रल मतलब जो कि हर फील्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हर फील्ड को टच कर रहा है, और इसके लिए कोई ख़ास आपको टेक्निक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी टेक्निक के बगैर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा, ये हर फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो फिज़िक्स की है, बायो की है, मैथ की है, और लॉजिकल है। ठीक है, और ये फिजिबिलिटी को, ये खैर इसकी खामी है कि ये रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का हमें नहीं बताता है, यानी कि फिजिबिलिटी का कि वो होगा या नहीं। तो ये इसकी लिमिटेशन में आता है फिजिबिलिटी वाला। एक तो ये कि ये सिर्फ बड़े लेवल पे डील करता है, और दूसरा सिर्फ स्टेट फंक्शन का बताएगा कि रिएक्शन हुआ कैसे या उसका पाथ क्या था। पाथ के बारे में हमें नहीं बताता, और ये भी नहीं बताता कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस यानी सॉरी फिजिबल यानी कि पॉसिबल है या नहीं है। तो ये सारी इसकी खामियां हैं थर्मोडायनेमिक्स की। अच्छा, एक और अहम चीज़ बतानी है कि जिस सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बना रही हैं। कैसे? अब जिस चीज़ पे आप गौर कर रहे हो वो सिस्टम है, और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपकी सराउंडिंग हैं। और जो उससे अलग, मिसाल के तौर पर अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो फ़ोन आपका सिस्टम है, और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपकी सराउंडिंग है। और बाउंड्री क्या है? ये फ़ोन की स्क्रीन है। और ये रियल भी हो सकती है, इमेजनरी भी हो सकती है, बाज़ औक़ात बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप किसी बच्चे की तरफ देख रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो सिस्टम है, बाकी सारे बच्चे सराउंडिंग है, तो उसमें बाउंड्री है नहीं, लेकिन इमेजनरी है, आपने इमेजिन की हुई है। और ये दोनों मिल के ही यूनिवर्स बना रहे हैं। और सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है सराउंडिंग के बगैर, यानी कि अगर सराउंडिंग ना होती तो आप सिस्टम को ही ना पहचान सकते। नेक्स्ट जो है, हमने सिस्टम की टाइप्स देखनी है। अच्छा, ओपन सिस्टम, अब चाय की एक प्याली पड़ी होती है, तो उससे बाजू का पानी की प्याली, चलें आप सपोज कर ले, गर्म पानी जो है पानी के कप में पड़ा है, तो उससे पानी का भी लॉस हो रहा है, और नीचे चूल्हा भी मिसाल के तौर पर जल रहा है। जिस तरह आप गर्म पानी या फिर कोई मिसाला सालन आप बना रहे हैं, आपने खड़ा किया हुआ है, तो अब देखें हीट भी लॉस हो रही है, ऊपर से गर्म भाप आपके हाथों पे लग रही होगी, और पानी भी लॉस हो रहा होगा। क्या निशानी? आप ढक्कन ऊपर रखते हैं, पानी की मालिक्यूल साथ अटैच होती है, तो मतलब मैटर, पानी भी एक्सचेंज हो रहा है, बाहर जा रहा है, एनर्जी भी, हीट एनर्जी भी जा रही है। तो ये ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में ये है कि अगर आप उसे को ढाँप दो, ठीक है, उसके ऊपर ढक्कन रख दो उसी देगची के ऊपर, तो अब वो आपको देगची गर्म तो महसूस होगी, यानी कि हीट तो बाहर जा रही है, लेकिन वो मैटर, पानी के मालिक्यूल नहीं जा रहे, तो वो क्लोज सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम, अब आप क्या करते हो, वॉल्स की इंसुलेटिंग कर देते हो। अब जिस तरह वो चाय की फ्लास्क होती है कि उसमें गर्म चाय पड़ी रहती है, ढक्कन भी बंद कर दो, तो अब उससे ना मैटर बाहर जा रहा है और ना हीट बाहर जा रही है, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है स्टेट ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम की कंडीशन होती है जिसे कुछ प्रॉपर्टीज़ की शक्ल में बयान करते हैं। ठीक है, सिस्टम की कंडीशन, भाई इतने टेम्परेचर पे इतने वॉल्यूम है, इतना टेम्परेचर है। ठीक है, और नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, सिस्टम की हालत में तब्दीली आना, ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। स्टेट फंक्शन, इसमें वो कह रही हैं कि अगर चेंज जो कि हुआ है, अगर वो पहली और आखिरी हालत पर डिपेंड करे, किस तरह से वो चेंज आया, पाथ पे डिपेंड ना करे, तो वो स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर, एनर्जीज़ तो इसमें सारी ही आ जाएंगी, और इसके अलावा इस पे टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, वॉल्यूम, गिब्स फ्री एनर्जी, इंट्रॉपी, रैंडमनेस होती है, एंथैल्पी एच आती है, इंटरनल एनर्जी आती है। और नेक्स्ट जो पाथ फंक्शन है, ये सिर्फ दो हैं, हीट, और बाकी सारे स्टेट फंक्शन हैं। और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, इसमें ये होता है कि अगर सिस्टम में बड़ी मिकदार में कोई केमिकल स्पीशी है तो वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। फिर इसकी दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव। और जो हम कहते हैं ना कि इसकी नेचर बड़ी इंटेंस है, तो मतलब जिसमें हम नेचर का पता लगाएं, वो
इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, और जिसमें हम अमाउंट देखें वो एक्सटेंसिव होगी। तो एक्सटेंसिव जो है ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, जैसा कि मैस। अब मैस कम तो वो चीज़ कम, मैस ज़्यादा तो वो चीज़ ज़्यादा। वॉल्यूम पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। और हीट कैपेसिटी होती है कि इस चीज़ का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव है क्योंकि वो स्पेसिफिक हो गई, उसमें होता है, उसमें क्योंकि स्पेसिफिक हो जाता है कि 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। अच्छा, एक्सटेंसिव में और इंटरनल एनर्जी आती है, एंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी। इंटेंसिव जो है ये नेचर पे डिपेंड करती है, जैसा कि टेम्परेचर है, प्रेशर है। अब पानी का टेम्परेचर जो एक बूंद का है वही सारी बकेट का होगा, ठीक है। प्रेशर भी, सरफेस टेंशन भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारे यूनिट, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये नेचर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट वो कह रही है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। आइसोथर्मल, थर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोकोरिक, कोरिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। आइसोबारिक, अब ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्रेशर का, उससे रिलेटेड है, तो प्रेशर कांस्टेंट। एडियाबैटिक, इसमें हीट कांस्टेंट। नेक्स्ट जो है रिवर्सिबल प्रोसेस, ये स्लो स्पीड के साथ होगा, ठीक है। और जो सारे चेंजेस हैं जो कि डायरेक्ट प्रोसेस में हो रहे हैं उन्हें रिवर्स किया जा सकेगा और सिस्टम ओवरऑल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये बहुत थोड़ी सी रफ्तार के साथ होगा, और वो जो प्रोसेसेस हैं उन्हें आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। और ओवरऑल सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, वो रिवर्सिबल है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल यानी कि अंदर की एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर स्टोर होती है, और ये किस वजह से होती है? स्ट्रेट मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल, वो रोटेट कर रहा है, हर कदम पे पाथ चेंज हो रहा है। वाइब्रेशनल, जिसमें वाइब्रेट कर रहा है एक सेंट्रल पॉइंट के गिर्द। एंथैल्पी क्या होती है? ये थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, ठीक है। यानी कि ये हीट कंटेंट है। एंथैल्पी से एच से रिप्रेजेंट करती हैं, और इसके अंदर की एनर्जी जिसे ई या यू से रिप्रेजेंट करती है। इंटरनल एनर्जी भी आ जाती है, और जो वर्क डन वो कर रहा है या उस पर हो रहा है ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम, वो भी आ जाता है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जो कि इंटरनल एनर्जी और वर्क का सम है वो एंथैल्पी होगी। हीट कंटेंट, ठीक है, हीट कंटेंट भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो अब दुनिया जो है ना, इसमें आप देखें ज़्यादातर बिगाड़ ही आ रहा है, क्योंकि एनर्जी की एब्सेंस है। अब लोगों की अपनी ज़िंदगियों में, हमारी अपनी ज़िंदगियों में भी बड़ा बिगाड़ है, क्योंकि लोग जो हैं ज़्यादातर उनमें एनर्जी वो यूज़ है तो सही, वो यूज़ नहीं कर रहे। तो वो कहते हैं कि जब बिगाड़ बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो वो एक लिहाज से क़यामत ही होगी, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी की एब्सेंस की वजह से, क्योंकि उस चीज़ों को सेट करने की एनर्जी लोगों में लैक होती जा रही है, ख़ुद को ऑर्गेनाइज़ करने की एनर्जी पीपल में लैक होती जा रही है। वो एक है कि सिस्क मैन ऑफ एशिया, ठीक है। तो क्योंकि एनर्जी की कमी की वजह से लोगों में बिगाड़, चीज़ों में बिगाड़ ये आ रहा है, तो ये बिगाड़ ही बेसिकली एंट्रोपी है। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि वो प्रोसेसेस जिन्हें आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं उन्हें जो है हम इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो है कहते हैं। स्पॉन्टेनियस, जो कि खुद ब खुद होता है किसी एक्सटर्नल फोर्स के बगैर। अब पानी है, पहाड़ से नीचे गिर रहा है तो वो खुद ब खुद ही गिर रहा है ना। तो सारे नेचुरल प्रोसेसेस, एक तो स्पॉन्टेनियस और दूसरा उन्हें दोबारा लौटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो इरिवर्सिबल है। हाँ, फोर्स लगाओ तब वैसे रिवर्स किए जा सकते हैं, वैसे नहीं हो सकते। तो सारे नेचुरल प्रोसेसेस एक अहम MCQ है, स्पॉन्टेनियस है और इरिवर्सिबल है। तो इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करते हैं।